नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के बारे में आपने सुना होगा। स्टडी IQ IAS लेकर आ रहा है एक बेहतरीन मौका और ये है कैंपस टू कलेक्ट्रेट सेमिनार। सेमिनार की डेट है 24 अगस्त, समय है दोपहर 2 बजे और वेन्यू है AMA हॉल, मेयो हॉल चौराहे के पास प्रयागराज में। दोस्तों, ये सेमिनार बहुत खास है। क्योंकि इस सेमिनार में जो भी शामिल होगा उसे मिलेगा 9,999 रुपए की कीमत वाला UPSC का प्रारंभ बैच बिल्कुल फ्री। और इतना ही नहीं, फ्री में मिलेगी आपको मेंटोरशिप, ढेर सारे सरप्राइज गिफ्ट्स हैं और GS फाउंडेशन पर 100% तक की स्कॉलरशिप। इसके अलावा सेमिनार में आपके पास मौका होगा पूर्व मुख्य सचिव, सफल टॉपर और स्टडी IQ की प्रसिद्ध फैकल्टी से सीधे मिलने का। आलोक रंजन सर यहाँ आ रहे हैं सेमिनार में, जो कि UP के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और प्रयागराज यानी इलाहाबाद के उस समय के DM भी रहे हैं। मैं तो रहूंगा ही, साथ में विरत सर, विकास सर, प्रशांत तिवारी सर और वैभव सर, सारे लोग आपसे मिलेंगे और शानदार इनामों के साथ डायरेक्ट फैकल्टी से आप क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। तो देर किस बात की है, ये अनोखा अवसर अपने भविष्य को नई दिशा देने का है। इसके लिए करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी सूचना भरिए और आ जाइए वहां मुलाकात करने AMA हॉल में 24 अगस्त को 2 बजे दोपहर। आइए अब शुरू करते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए बॉर्डर ट्रेड फिर से खोलने का ऐलान किया है। नेपाल ने जताया अपना विरोध, नेपाल लिपुलेख को मानता है अपना हिस्सा। 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 जबरदस्त विवादों में, 30 दिन तक हिरासत हुई तो छिनेगा मंत्री पद। विपक्ष ने कहा यह बिल है सरकार का राजनीतिक हथियार। और प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लग गई है। E-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हुई सरकार की। आइए शुरू करें। हाल ही में इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेशन दिया है कि वो यूज्ड कुकिंग ऑयल से SAF बना सकती है। यह भारत के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि ग्लोबल एविएशन अब धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और भारत भी उस दौड़ में शामिल हो रहा है। आइए समझते हैं SAF है क्या। देखिए, SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। SAF असल में हवाई जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाला इको फ्रेंडली फ्यूल है। इसे आप साधारण जेट फ्यूल का हरा विकल्प समझ सकते हैं, ग्रीन विकल्प समझ सकते हैं। देखिए, सामान्य जेट फ्यूल क्रूड ऑयल से बनता है, वहीं SAF प्राकृतिक और रिन्यूएबल सोर्सेज से तैयार होता है। इसकी खासियत यह है कि दिखने और जलने में यह लगभग कन्वेंशनल जेट फ्यूल जैसा ही है, इसलिए इसे बिना इंजन या इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल यह है कि SAF बनता कैसे है। देखिए, SAF बनाने के लिए अलग अलग तरह का फीड स्टॉक इस्तेमाल होता है। इनमें शामिल है तेल पैदा करने वाले पौधे और एनर्जी ग्रॉसेज, जैसे सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी, पाम, कैनोला और जेट्रोफा जैसे पौधे वो स्रोत हैं जिनसे ऑयल निकालकर SAF तैयार किया जा सकता है। और इसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, खेतों और जंगल से बचे हुए रेजिड्यू यानी अवशेष, मांस उद्योग से निकलने वाली ग्रीस और फैट्स, सबसे दिलचस्प घरों और होटलों से निकलने वाला यूज्ड कुकिंग ऑयल, ये सब इस्तेमाल हो सकता है। यानी वो सब चीजें जिन्हें हम कचरा मानते हैं वो एविएशन फ्यूल का रॉ मटेरियल बन सकती हैं। अब फायदे क्या हैं? SAF का सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स में बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल हो सकता है। मतलब सरकार या कंपनियों को नए जहाज खरीदने या महंगे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा फायदा है SAF से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को काफी कम किया जा सकता है। एविएशन दुनिया की कार्बन एमिशन में योगदान देता है, तो SAF इस हिस्से को कम करने का बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही SAF फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि इसे कन्वेंशनल फ्यूल के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसकी चुनौतियां भी समझ लेते हैं। दोस्तों, SAF अपनाने में कुछ दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कॉस्ट की। SAF की प्रोडक्शन कन्वेंशनल फ्यूल से महंगी पड़ेगी। दूसरी दिक्कत है फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी की। सस्टेनेबल सोर्सेज से लगातार इतनी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल जुटाना अपने आप में मुश्किल है जितना एविएशन सेक्टर को चाहिए। और तीसरा मुद्दा है स्केलेबिलिटी की, यानी क्या SAF को इतनी बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है कि दुनिया के एविएशन सेक्टर की जरूरत को पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो SAF एक ऐसा फ्यूल है जो वेस्ट मटेरियल से बनकर जहाज उड़ाने में मदद करता है, पर्यावरण पर बोझ घटता है, लेकिन फिलहाल महंगा है और मास स्केल पर प्रोडक्शन की चुनौती भी है।
दोस्तों, एएमओसी यानी अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन हाल ही में चर्चा में आया। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एएमओसी अटलांटिक ओशन के भीतर चलने वाला एक बड़ा समुद्री सर्कुलेशन सिस्टम है। यह सतह के गर्म पानी को उत्तर की ओर भेजता है और गहराई में ठंडा भारी जो डेंस पानी है दक्षिण की ओर उसको लौटाता है। इसे आप एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह समझ सकते हैं। बेल्ट से सरफेस पर ट्रॉपिक्स का वार्म वाटर उत्तर की ओर जाता है। यह पानी गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक करंट के रूप में आगे बढ़ता है। जब यह ठंडा होकर और ज्यादा सलाइन हो जाता है, नमकीन हो जाता है, तो नीचे सिंक करता है। यही सिंकिंग नॉर्थ अटलांटिक में NADW यानी नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर बनाती है। इसके बाद यह गहरा पानी दक्षिण की ओर बहकर वापस आता है और कहीं जाकर फिर गर्म होकर सतह पर लौट आता है। इस पूरी प्रक्रिया का ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर और सैलिनिटी का फर्क होता है, जिसे फिजिक्स में थर्मोहेलन इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, यह सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो एएमओसी ट्रॉपिक्स से हीट लेकर हायर लैटिट्यूड्स तक पहुंचाती है। इसी वजह से यूरोप का क्लाइमेट नरम और मॉडरेट रहता है। अगर एएमओसी न हो तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कहीं ज्यादा ठंडा होगा। इसी हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का असर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर भी पड़ता है और इसका असर मॉनसून और बारिश के पैटर्न जैसे इंडियन मॉनसून और साहेल रीजन की बारिश पर भी देखने को मिलता है। सरफेस सी टेम्परेचर और हीट ग्रेडियंट हवा और प्रेशर सिस्टम्स को नियंत्रित करते हैं और ITCZ जैसी वैश्विक प्रणालियां भी बदल सकती हैं। एएमओसी का एक और बड़ा रोल है कार्बन अपटेक और रिक्वेस्ट्रेशन। अब सरफेस का कार्बन रिच पानी गहराई में सिंक करता है और वो CO2 और ऑर्गेनिक कार्बन को सतह से गहरे महासागर में लेकर जाता है। वहां ये दशकों से लेकर सदियों तक रुक सकता है। इसलिए एएमओसी को ओशेनिक कार्बन सिंक का बड़ा सपोर्ट माना जाता है। अगर एएमओसी कमजोर पड़ता है तो कम कार्बन गहराई में जाएगा और ज्यादा CO2 वायुमंडल में बना रहेगा। इसे एएमओसी कार्बन फीडबैक कहते हैं। अब चिंता कहां से आती है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड आइस शीट पिघल रही है और आर्कटिक में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक में बहुत सारा फ्रेश वाटर जा रहा है। फ्रेश वाटर समुद्र की सैलिनिटी घटा देता है, जिससे पानी हल्का यानी कम डेंस हो जाता है और पहले की तरह आसानी से सिंक नहीं कर पाता। जब सिंकिंग धीमी पड़ती है तो पूरा एएमओसी कमजोर हो सकता है, क्योंकि यही सिंकिंग इस सिस्टम का पंप है। इसीलिए वैज्ञानिक एएमओसी के संभावित स्लोडाउन को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हाल ही में विपक्ष ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मोशन लाने की बातें की है। चलिए समझते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में बहुत कठिन और कड़े मानदंडों के साथ तय की गई है, ताकि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दबाव से पूरी तरह से स्वतंत्र रह सके। इसका आधार अनुच्छेद 324 का 5 है, जिसमें साफ लिखा है कि सीईसी को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जज को। इसका मतलब है कि सीईसी केवल 2 ही वजहों से हटाए जा सकते हैं: सिद्ध साबित दुराचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरी है अक्षमता। गौरतलब है कि यह प्रक्रिया संसद से शुरू होती है, जहां किसी भी सदन में लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के समर्थन से एक मोशन पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति गठित होती है, जिसमें सामान्यतः एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। और ये समिति आरोपों की जांच करती है, रिपोर्ट संसद के सामने रखती है। यदि रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मतदान होता है। यहाँ साधारण बहुमत नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत की शर्त है, और वो भी दोनों सदनों में अलग अलग। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, तभी राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का औपचारिक आदेश जारी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से साफ होता है कि सीईसी को हटाना किसी भी सरकार या राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। इसकी संरचना ही इस तरह से बनाई गई है कि सीईसी पूरी तरह निष्पक्ष रहकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त हों, प्रभावित न हों। यही कारण है कि केवल सीईसी को सुप्रीम कोर्ट जज जैसी सुरक्षा दी गई है, जबकि बाकी चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, पर वो भी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। इस तरह यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा यानी निष्पक्ष चुनाव की गारंटी बना रहे। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ।
इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। भारत सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए सरकार ने 2024-25 से लेकर 2029-30 तक हर साल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन टारगेट्स तय कर दिए हैं। मकसद इसका यह है कि अब तक जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी आरपीओ थी, उसे धीरे धीरे बदलकर रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन यानी आरसीओ बनाया जाए। मतलब अब फोकस सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने पर नहीं, बल्कि सच में रिन्यूएबल एनर्जी यूज या कंज्यूम करने पर होगा। चलिए समझते हैं कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या है। देखिए, आरपीओ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत लागू किया गया था। इसमें बिजली वितरण कंपनियां अपनी बिजली खुद बनाने वाले कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स और सीधे बिजली खरीदने वाले ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स को यह जरूरी होता है कि वे अपनी कुल बिजली खपत में से कुछ % रिन्यूएबल एनर्जी से ही खरीदें। उदाहरण के तौर पर अगर एक डिस्कॉम साल में 100 यूनिट बिजली खरीदता है और आरपीओ 25% है, तो उसे कम से कम 25 यूनिट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने आरपीओ ट्रेजेक्टरी भी तय की है, यानी 2022-23 में आरपीओ 24.61% था। इसे बढ़ाकर 2029-30 तक 43.33% करना है। मकसद है अक्षय स्रोतों जैसे कि सोलर, विंड से बिजली लेने को बढ़ावा मिले और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का मार्केट मजबूत हो जाए। अब रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन आरसीओ क्या है? देखिए, जहां आरपीओ का फोकस परचेज ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पर था, वहीं आरसीओ का फोकस एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पर है। यानी सिर्फ खरीदना ही नहीं, बल्कि कंज्यूमर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी खपत में वास्तव में उतना हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का हो। ड्राफ्ट आरसीओ फ्रेमवर्क कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज, कैप्टिव यूजर्स और ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, इन सब के लिए यह बाध्यता होगी। गौरतलब है कि आरसीओ में टारगेट्स और ट्रेजेक्टरी भी बताई गई है। आरसीओ फ्रेमवर्क इंक्रीमेंटल है, यानी हर साल बढ़ता जाएगा। 2024-25 में टारगेट है कुल बिजली खपत का 29.9% रिन्यूएबल सोर्सेज से हो। 2029-30 तक यह लक्ष्य 43.33% कर दिया जाएगा। ये वही आंकड़ा है जो आरपीओ ट्रेजेक्टरी में भी था, लेकिन अब इसे कंजम्पशन लेवल पर लागू किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बाध्यता कानूनी रूप से बाइंडिंग होगी। अगर कोई एंटिटी इस टारगेट को पूरा नहीं करती तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। इसकी निगरानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई करेगा। इधर आदि कर्मयोगी अभियान को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है। इसका मकसद है गवर्नेंस को जड़ से दोबारा खड़ा किया जाए, लेकिन इस बार दिशा निर्देश आदिवासी मूल्यों से हों और नेतृत्व स्थानीय लोगों के हाथ में। इस अभियान का सबसे बड़ा मकसद है आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाया जाए और गवर्नेंस को लोगों की जरूरतों पर केंद्रित किया जाए। इसके तहत सरकार ने 20 लाख बदलाव लाने वाले नेताओं का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है, जो करीब 1 लाख गांवों, 550 जिलों और 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला होगा। इस अभियान के मुख्य घटक 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स एंड वॉलंटियर एंगेजमेंट। आपको बता दें, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के तहत हर आदिवासी गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित होंगे। यहां अफसर और समुदाय के सदस्य हर पखवाड़े 1 से 2 घंटे यानी आदि सेवा समय देंगे, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान निकल सके, युवाओं की मेंटरशिप हो सके और गवर्नेंस में सहायता हो सके। इसके अलावा गवर्नेंस लैब वर्कशॉप्स अलग अलग स्तरों पर आयोजित होंगे, जहां विभिन्न विभाग मिलकर आदिवासी विकास के समाधान ढूंढेंगे। साथ ही ट्राइबल विलेज एक्शन प्लान भी बनेगा, जिसे गांव वाले मिलकर तैयार करेंगे, ताकि 2030 तक का विजन एसडीजीज और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ सके। दूसरा हिस्सा है वॉलंटियर एंगेजमेंट। इसके तहत आदि सहयोगी के रूप में शिक्षक, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स गांवों में मेंटरशिप और समुदाय को संगठित करने का काम करेंगे। वहीं आदि साथी के रूप में एसएचजीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनआरएलएम के सदस्य, आदिवासी बुजुर्ग, युवा और स्थानीय नेता जुड़ेंगे, ताकि अभियान की पहुंच और मजबूत हो जाए।
इन सब के अलावा आदिवासी युवाओं, महिलाओं और नेताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिनमें गवर्नेंस, समस्या के समाधान और सामाजिक संगठनों की क्षमता विकसित होगी। इस अभियान की महत्ता यह है कि यह जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है और भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। यह आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर, सक्षम बनाकर गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक संवेदनशील और जवाबदेह बनाता है। साथ ही यह मौजूदा योजनाओं जैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जन मन और नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी मजबूती देगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली था और हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का कार्यक्रम अधिसूचित किया है। आइए समझते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक संविधान द्वारा तय प्रक्रिया से होता है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। आर्टिकल 66(2) कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट न तो संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, न ही किसी राज्य के विधानमंडल का। वहीं आर्टिकल 67 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर पद खाली हो जाता है तो आर्टिकल 68(2) यह अनिवार्य करता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। अब आते हैं इलेक्शन प्रोसीजर पर। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 66 में साफ कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 35 साल पूरा हो गया होना चाहिए। वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। उसके पास किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की स्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी वो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथॉरिटी के अधीन किसी पद पर ना हो। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के समय उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स और 20 समर्थनकर्ता यानी सेकेंडर्स होने चाहिए। इसके अलावा 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि और मतदाता सूची में उसका नाम होने का प्रमाण देना जरूरी है। चुनाव में वोट डालने वाला इलेक्टोरल कॉलेज केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बनता है। इसमें चुने हुए और नॉमिनेटेड दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। वोटिंग पूरी तरह सीक्रेट बैलेट से होती है, जैसा कि आर्टिकल 66 में कहा गया है। खास बात यह है कि हर वोट का मूल्य समान होता है, यानी हर सांसद के वोट का मूल्य 1 होता है। इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज व्हिप जारी नहीं कर सकती, यानी सांसद अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। बहुत से युवा रियल मनी गेम्स जैसे फैंटेसी, क्रिकेट, पोकर और रमी में पैसे लगाकर अपनी बचत गंवा बैठते हैं। धीरे धीरे ये शौक लत में बदल जाता है और खिलाड़ी कर्ज में डूब जाते हैं। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कई युवाओं ने ऑनलाइन गेम्स में लाखों रुपए हारने के बाद अपनी जान तक दे दी। चेन्नई का एक मामला बहुत चर्चित हुआ था, जहां एक विद्यार्थी ने 3 लाख रुपए हारकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि कई युवा गेम्स की लत के कारण चोरी, धोखाधड़ी और लोन फ्रॉड जैसे अपराध भी करने लगे हैं। केंद्र सरकार ने इस खतरे को समझा है और हाल ही में लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, बढ़ावा देना और लोगों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार करना है। आपको बता दें कि इस बिल को संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद आर्टिकल 117(1) और 117(3) के तहत पेश किया गया है। इसमें ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ई स्पोर्ट वे गेम्स हैं
जो खेल कूद जैसी प्रतियोगिताओं का हिस्सा होते हैं और जिनका नतीजा शारीरिक या मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। ऑनलाइन सोशल गेम्स सिर्फ मनोरंजन, समय बिताने या स्किल डेवलपमेंट के लिए खेले जाते हैं और इनमें पैसे या इनाम की कोई उम्मीद नहीं होती। वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स वे गेम्स हैं जिसमें यूजर पैसे लगाकर खेलता है और बदले में जीतने पर पैसों या दूसरे तरह के फायदों की उम्मीद करता है। बिल में साफ कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक होगी। न तो ऐसे गेम्स ऑफर किए जा सकते हैं, न ही उनकी एडवर्टीजमेंट होगी, न ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके लिए ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वहीं सरकार को ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो पॉलिसी बनाने, सेक्टर को विकसित करने और इसकी निगरानी करने का काम करेगी। अब बात करें आर्टिकल्स की। आर्टिकल 117(1) कहता है कि कुछ मामलों जैसे आर्टिकल 110 यानी मनी बिल में बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है और इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 117(3) कहता है कि अगर किसी बिल में भारत की कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करना है, संचित निधि से खर्च करना है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में पास करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए अब भारत में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी बनाने की योजना बना रहा है, जिसे सोलर का सिलिकॉन वैली कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया से तकनीक और टैलेंट को जोड़कर सोलर सेक्टर को और मजबूत बनाया जाए। दरअसल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर किसी भी संगठन की एक स्ट्रेटेजिक यूनिट होती है जो उसकी ग्लोबल ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। यह टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन के जरिए किसी संस्था की क्षमता को बढ़ाने और उसे समय के हिसाब से एडवांस बनाने में मदद करती है। भारत में जीसीसी बनाने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, भारत में एक बड़ा हाईली स्किल्ड और इंग्लिश जानने वाला टैलेंट पूल मौजूद है। दूसरा, यहाँ पर ऑपरेशंस की लागत कई देशों के मुकाबले कम आती है। इसी वजह से भारत आज ऐसे सेंटर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए की। दोस्तों, आईएसए आज की दुनिया में भारत की एक सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी नींव 30 नवंबर 2015 को पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर रखी थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में है। आईएसए का मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना, सदस्य देशों के बीच सौर प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों को साझा करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाना। यह खासतौर पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित देशों पर फोकस करता है, क्योंकि यहाँ साल भर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध होती है। आपको बता दें कि आईएसए का हिस्सा 120 से अधिक देश बन सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अब तक 110 से अधिक देश आईएसए पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और इनमें से लगभग 90 देशों ने इसे रेटिफाई भी कर दिया है। अमेरिका भी अब आईएसए का हिस्सा बन चुका है, जिससे इसकी वैश्विक ताकत और विश्वसनीयता और भी बढ़ गई है। हाल ही में भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के जरिए बॉर्डर ट्रेड को फिर से खोलने का ऐलान किया। नेपाल ने इसका विरोध किया क्योंकि उसका दावा है कि लिपुलेख इस इलाका नेपाल का हिस्सा है। इस मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए 2020 के विवाद को जानना होगा। दरअसल मई 2020 में भारत ने उत्तराखंड में एक नई सड़क बनाई थी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख तक जाती है। नेपाल ने इसका विरोध किया और संसद में नया मैप पास कर दिया जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने तब कहा था कि नेपाल किसी और के कहने पर यह कर रहा है। संकेत चीन की तरफ था। यह भी समझते हैं कि भारत के लिए सड़क क्यों जरूरी है। देखिए, यह सड़क 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है और कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाती है। पहले यात्रा का ज्यादातर हिस्सा चीन से होकर जाता था, वहीं नई सड़क से अब ज्यादातर रास्ता भारत से ही हो जाएगा। रणनीतिक तौर पर भी ये रोड भारत चीन बॉर्डर पर सेना और व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इसका स्ट्रैटेजिक महत्व यह है कि काला पानी में भारत ने 1962 के चीन युद्ध के बाद आईटीबीपी की तैनाती की थी और ये जगह 20,000 फीट की ऊंचाई पर है और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अहम पोस्ट है। भारत चीन का सबसे पुराना बॉर्डर ट्रेडिंग पोस्ट भी लिपुलेख ही है। अब नेपाल ये कहता है कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पश्चिम का इलाका भारत का और पूर्व का नेपाल का होना चाहिए। लिपुलेख काला पानी विवाद असल में काली नदी की उत्पत्ति कहां से होती है इस पर आधारित है। नेपाल मानता है कि नदी की जड़ लिम्पियाधुरा है, इसलिए पूरा इलाका उसका है। भारत कहता है कि नदी नीचे से शुरू होती है, इसलिए इलाका भारत का है। ब्रिटिश काल के प्रशासनिक रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि काला पानी उत्तराखंड का हिस्सा रहा है। अब यह जानते हैं कि इसका भारत नेपाल रिश्ते पर असर क्या पड़ सकता है। देखिए, 2015 में नेपाल के संविधान पर मधेसी समुदाय का विरोध हुआ। तब भारत पर नेपाल ने अनौपचारिक नाकेबंदी का आरोप लगाया। उस समय से नेपाल में भारत को लेकर अविश्वास बढ़ गया।
वहीं प्रधानमंत्री ओली के समय नेपाल चीन के ज्यादा करीब जाता दिखा। भारत कहता है कि वह बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहता है, लेकिन अभी तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के 130वें अमेंडमेंट बिल 2025 को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कि बिल क्या है और विवाद क्या है। बिल कहता है यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर या केंद्र का मंत्री हो या किसी राज्य का मंत्री, लगातार 30 दिनों तक किसी अपराध के आरोप में हिरासत में रहता है और वो अपराध 5 साल या उससे अधिक की सजा वाला हो, तो 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए यह सलाह प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी और राज्य के मामले में यह सलाह मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाएगी। क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधित मंत्री को पद से हटा देंगे। एक पॉइंट और है, अगर PM या CM सलाह नहीं भी देते हैं तब भी 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा। वहीं अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल में रहे हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। यदि इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। बिल की खास बात यह है कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 को बदलता है, जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों को तय करता है। लेकिन दिलचस्प यह है कि अगर वो मंत्री जेल से बाहर आ जाता है तो उसे दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है, यानी हटाना स्थायी नहीं है। दोस्तों, जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने शाह की 2010 की गिरफ्तारी यानी सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस का मुद्दा उठाया था। इस पर शाह ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने खुद ही गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, बिल का मकसद यह है कि मंत्री इसलिए पद से हटा दिए जाएं क्योंकि गंभीर अपराध में जेल जाने वाला मंत्री जनता का भरोसा तोड़ता है और संवैधानिक नैतिकता को आहत करता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बिल का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह हो सकता है, यानी केंद्र सरकार अपने विरोधी राज्यों के मंत्रियों को CBI और ED जैसी एजेंसियों से टारगेट करके जेल भिजवा सकती है और फिर उन्हें पद से हटवा सकती है। यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस बिल की बड़ी खामी यह है कि सजा साबित होने का इंतजार नहीं करना है, केवल गिरफ्तारी के आधार पर मंत्री पद खो देगा। जबकि भारतीय कानून का सिद्धांत है कि आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक दोषी साबित न हो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कदम सेपरेशन ऑफ पावर्स के इस सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि इसमें जांच एजेंसियां ही जज बन जाएंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सुपर इमरजेंसी तक कह दिया है। उनके अनुसार यह लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। फिलहाल इस 130वें संविधान संशोधन बिल को 31 सदस्यों वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के पास भेजा गया है। यह एक अस्थायी समिति होती है जिसे संसद किसी विशेष विषय या बिल की गहराई से जांच के लिए बनाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद होते हैं। सदस्यों का चुनाव लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे। ध्यान रहे कि JPC की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, वे केवल सलाह की तरह मानी जाती हैं। 22 अगस्त को ड्रैक पैसेज में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप समुद्र तल से लगभग 36 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। शुरुआत में इसकी तीव्रता 8 बताई गई थी, लेकिन बाद में US जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने इसे घटाकर 7.5 कर दिया। यह झटका अर्जेंटीना के शहर उशुआइया से करीब 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था, जहां लगभग 57,000 लोग रहते हैं। हालांकि यह भूकंप काफी शक्तिशाली था, लेकिन हवाई अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस भूकंप से वहां सुनामी का कोई खतरा नहीं है। आइए जानते हैं ड्रैक पैसेज के बारे में। देखिए, ड्रैक पैसेज धरती के सबसे खतरनाक
और मशहूर समुद्री मार्गों में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका के सदर्न टिप, केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच फैला हुआ समुद्री मार्ग है। इसे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला प्राकृतिक रास्ता माना जाता है। यह इलाका बेहद उग्र मौसम और खतरनाक लहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तेज हवाएं, बर्फीली आंधियां और ऊंची ऊंची लहरें शिपिंग को कठिन बना देती हैं। यही वजह है कि ड्रेक पैसेज को कभी सेलर्स नाइटमेयर यानी नाविकों का डरावना सपना कहा जाता था। भूगर्भीय दृष्टि से यह इलाका बहुत सक्रिय है क्योंकि यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। इस वजह से यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं और समुद्र के नीचे जबरदस्त हलचल होती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ड्रेक पैसेज की ही वजह से अंटार्कटिका चारों तरफ से पानी से घिरा है और ठंडा बना रहा है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि यहाँ से गुजरने वाली अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट ACC महासागर की सबसे ताकतवर धारा है जो गर्म पानी को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोक देती है। इतिहास में यह जगह खोज यात्राओं के लिए बहुत खास रही है। 16वीं सदी में ब्रिटिश नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर इसका नाम पड़ा है। उनके अभियान के दौरान इस मार्ग का जिक्र सबसे पहले हुआ था। मेड इन इंडिया लेवल स्कीम सरकार की नई योजना है। इसका मकसद यह है कि भारत में बने प्रोडक्ट्स को एक खास पहचान और भरोसा मिल सके। इसके लिए सरकार ने अगले 3 सालों में 995 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। इस योजना को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड चला रहा है। इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन मदद करेंगे। यह योजना वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है, यानी इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कंपनियां इसमें जुड़ेंगी उन्हें अपने प्रोडक्ट पर एक खास लेबल मिलेगा। इस लेबल पर एक लोगो और QR कोड होगा। QR कोड स्कैन करके ग्राहक जान जाएगा कि प्रोडक्ट कहां बना है, लेबल कितने समय तक मान्य है और प्रोडक्ट की बाकी जानकारी क्या है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लोगों का भरोसा मिलेगा। इससे उनकी क्वालिटी और असली होने की गारंटी भी तय होगी। साथ ही इन प्रोडक्ट्स को भारत और विदेश दोनों जगह बाजार में ज्यादा पहचान और मजबूत जगह मिलेगी। जो भी कंपनी इस लेवल को लेना चाहती है उसे साबित करना होगा कि उसका प्रोडक्ट पूरी तरह या ज्यादातर भारत में बना हुआ है या असेंबल हुआ है। हर प्रोडक्ट के लिए एक क्वालिटी स्टैंडर्ड भी होगी जिसे पास करने के बाद ही ये लेबल मिलेगा। कुल मिलाकर यह योजना भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने, ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने और मेड इन इंडिया को एक मजबूत ग्लोबल ब्रांड बनाने की तरफ बड़ा कदम है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SAF पूरी तरह से नए इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के बिना मौजूदा विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। SAF केवल पौधों से निकले तेल से ही तैयार किया जा सकता है। SAF से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है। SAF का उत्पादन पारंपरिक जेट फ्यूल की तुलना में सस्ता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AMOC सतही गर्म पानी को उत्तर की ओर और ठंडे भारी पानी को दक्षिण की ओर ले जाता है। यह सिस्टम यूरोप के मौसम को अपेक्षाकृत नर्म और मॉडरेट बनाए रखने में मदद करता है। AMOC का कोई संबंध वैश्विक कार्बन चक्र से नहीं है। ग्रीनलैंड आइस शीट के पिघलने से AMOC के कमजोर होने की आशंका है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4 या फिर केवल 2 और 3 या फिर सभी 1, 2, 3 और 4।
अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सिद्ध दुराचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। सीईसी को हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है और उसमें 2/3 बहुमत आवश्यक है। अन्य चुनाव आयुक्तों को भी केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। सही कथन चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जारी रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन आरसीओ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरसीओ का फोकस केवल रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद पर है, परचेज पर है। आरसीओ को लागू करने की निगरानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करेगा। 2029-30 तक कुल बिजली खपत का 43.33% हिस्सा रिन्यूएबल से होना चाहिए। सही कथन चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं। चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सीक्रेट बैलेट का प्रयोग होता है। उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थनकर्ता होना आवश्यक है। इस चुनाव में राजनीतिक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सकते हैं। सही कथन को चुनना है केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। ई स्पोर्ट्स वे गेम्स हैं जिनका परिणाम केवल किस्मत यानी चांस पर निर्भर करता है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह बिल संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ आर्टिकल 117(1) और 117(3) के तहत पेश किया गया है। सही कथन को चुनना है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, लिपुलेख कालापानी सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख इलाका इसकी 1816 की सुगौली संधि के तहत है। भारत का कहना है कि काली नदी की उत्पत्ति लिपुलेख से होती है। नई सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन के रास्ते को कम करती है और भारत से होकर जाती है। भारत नेपाल विवाद केवल धार्मिक यात्रा के कारण उत्पन्न हुआ है। सही कथन चुनना है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, ड्रेक पैसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। यह मार्ग अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहाँ का मौसम और लहरें नाविकों के लिए आसान और सुरक्षित मानी जाती हैं। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट एसीसी गर्म पानी को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है। सही कथन चुनिए केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4 या फिर सभी 1, 2, 3 और 4। तो इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। पिछले बुलेटिन में जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर मैं छोड़कर जाऊंगा आपके लिए, और इस बुलेटिन में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही आज पूछे गए सवालों के जवाब के साथ साथ जो PDF अगर इसका चाहिए आपको तो वो कहाँ मिलेगा, अमृत उपाध्याय 007 ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF मिल जाती है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।